दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएलसी टाइटल्स के बारे में। तो जब भी सर्वेयर जो है फंक्शन 3 के ओरल के टाइम पे वो एमएलसी से सवाल पूछ ही लेते हैं कि बताओ एमएलसी क्या है, कब फोर्स में आया और एमएलसी के टाइटल्स को क्या है। तो एमएलसी का मतलब होता है मेरीटाइम लेबल कन्वेंशन। जैसे जो आईएमओ है जो कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन का वो स्पेशलाइज एजेंसी है। वैसे ही जो आईएलओ होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो जो एमएलसी है मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन, वो आईएलओ के अंदर में है, वो आईएमओ से रिलेटेड नहीं है जो मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन है। तो कई बार सर्वेयर ये पूछ लेते हैं कि एमएलसी जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो एमएलसी जो है वो आईएलओ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। अब इसमें बात करता है कि एम क्या है एमएलसी का। एम यही है कि मिनिमम वर्किंग, कम से कम काम किया जाए और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए या एक स्टैंडर्ड का लिविंग होना चाहिए जो लोग भी ऑन बोर्ड काम कर रहे हैं। तो अब इसमें बात करते हैं तो मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन के टोटल 5 टाइटल्स है। टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4 एंड टाइटल 5। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं टाइटल 1 से। कि आखिर में जो टाइटल 1 है वो किसके बारे में बात करता है। तो टाइटल 1 जो बात करता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सीफेरर टू वर्क ऑन ए शिप। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सीफेरर को ताकि वो जहाज़ पे काम कर सके। तो जो टाइटल 1 है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो मिनिमम एज के बारे में बात करता है कि जो मिनिमम एज होता है किसी भी सीफेरर का 16 ईयर्स होना चाहिए। और 18 ईयर्स कब होगा, जब वो नाइट वर्क करेगा या वर्क इन हजार्डियस एरिया है। तो जो टाइटल 1 का फर्स्ट पार्ट है मिनिमम एज। सेकेंड पार्ट बोलता है मेडिकल फिटनेस के बारे में। ये सी फेरर जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए ताकि वो जो भी ड्यूटी है उसको वो परफॉर्म कर सके। और सेकेंड पॉइंट वो इसमें बोलता है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो डिफाइंड होता है इन STCW, वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जैसा कि या जो भी रिक्वायरमेंट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो STCW के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोलता है ट्रेनिंग के बारे में कि जो भी सी फेरर है शुड बी ट्रेन फॉर देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी सी फेरर है उनका जो भी ड्यूटीज है उनसे उन लोगों को वो लोग फुली ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो अपना ड्यूटीज देख सके कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है 4 रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, RPSL के बारे में बोलता है कि जो STCW जो सॉरी एमएलसी का जो टाइटल 1 है वो RPSL से डील करता है। जैसे उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में, अगर कोई कंप्लेंट प्रोसीजर्स है, और कंपनसेशन इफ़ द रिक्रूटमेंट फेल। तो किसी का रिक्रूटमेंट अगर फेल हो गया तो उन केस में अगर जो कंपनसेशन है वो RPSL जो है टाइटल 1 के में देखा जाता है जो कि एमएलसी में ही है। अब हम लोग टाइटल 2 के बारे में बात करते हैं। टाइटल 2 क्या बोलता है एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन, मतलब रोज़गार के शर्तें कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब भी ऑन बोर्ड जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइटल 2 में मेंशन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर लीगली इन्फोर्सेबल। मतलब क्या होना कि उसमें जो भी चीज़ें होती है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे आपका वेजेस कितना है, कितना मंथ्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। मतलब वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। नेक्स्ट बोलता है पेमेंट्स के बारे में कि जो भी वेजेस होते हैं शुड बी पेड एटलीस्ट एवरी मंथ। तो जो भी पेमेंट है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट इसी का बोलता है कि और वो जो पेमेंट है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू आवर होम। ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है एज पर टाइटल 2। अब पार्ट 3 बोलता है टाइटल 2 का रेस्ट आवर्स के बारे में। तो इसमें जो बोलता है कि मैक्सिमम
14 आवर्स ऑफ वर्क इन 24 आवर, मतलब हर एक दिन में, मतलब 24 आवर के पीरियड में मैक्सिमम जो काम कर सकता है बंदा वो है 14 आवर, और इन 7 डे पीरियड 72 आवर, जो मैक्सिमम काम कर सकता है कोई 7 डे के पीरियड में वो होता है 72 आवर। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रेस्ट आवर्स के बारे में कि 10 आवर रेस्ट इन 24 आवर, मतलब 1 डे पीरियड में या 24 आवर्स के पीरियड में 10 आवर्स रेस्ट होता है, और इन 7 डे पीरियड 77 आवर्स रेस्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट ये बोलता है 4 कि लीव, जैसे कि सी फेरर हैव राइट टू एनुअल लीव और शोर लीव। ऐसा नहीं कि किसी को साल साल भर काम करवाते रह जा रहे हैं, तो उनका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो उनको लीव मिलता है। और शोर लीव भी, शोर लीव जो जो लोग हम लोग शोर लीव जाते वो भी हम लोगों का सी फेरर हैव राइट, वो हमारा राइट्स है ताकि हम शोर लीव जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट 5 मेंशन करता है रीपेट्रेशन के बारे में। रीपेट्रेशन करने का मतलब होता है रिटर्निंग टू देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो वो होता है रीपेट्रेशन। तो रीपेट्रेशन शुड बी फ्री, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, हम लोगों से कोई चार्ज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लॉस के बारे में कि इफ़ द शिप इज लॉस्ट और फाउंडेड, फाउंडेड करने का मतलब होता है फिल विद द वाटर एंड द सिंक, तो सी फेरर हैव राइट टू एन अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट्स। तो जब भी अगर जहाज़ किसी लॉस्ट हो गया चाहे फाउंडेड हो गया, तो उस केस में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट होता है तो उसका भी हम लोगों को राइट्स होता है जो भी सी फेरर है। नेक्स्ट बोलता है जो लास्ट पॉइंट है वो मैनिंग्स के बारे में बोलता है। मैनिंग में क्या बोलता है कि एवरी शिप शुड हैव सफिशिएंट मैनिंग लेवल, मतलब हर एक जहाज़ पे जो सफिशिएंट मैनिंग लेवल होना ही चाहिए। अब इसके बाद बात करता है टाइटल 3 के बारे में। टाइटल 3 क्या है? अकोमोडेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, फूड एंड कैटरिंग के बारे में। मतलब जो भी सी फेरर है उनके लिए एकोमोडेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, उनका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके लिए फूड हो और कैटरिंग का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। ये जो सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है वो एमएलसी के टाइटल 3 में मेंशंस है। यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट नोट करना था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेटिफाइड करता है एमएलसी को 9 अक्टूबर 2015। रेटिफाइड करने का मतलब हो गया कि हम लोग जो है नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द एमएलसी बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। हम लोग अपना कंसेंट दे करके एमएलसी के अब हम इंडिया भी एक पार्ट है। अब आते हैं हम लोग टाइटल 4 के बारे में। टाइटल 4 क्या बोलता है? टाइटल 4 मेंशन है हेल्थ प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मेडिकल केयर से, वेलफेयर हो गया और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो टाइटल 4 को 5 रेगुलेशन में बांट दिया गया है। फर्स्ट हो गया हेल्थ, देन लाइबिलिटी, मेडिकल केयर, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। हम लोग फर्स्ट बात करते हैं मेडिकल केयर के बारे में। तो जो भी मेडिकल केयर मिलता है हम लोगों को, चाहे वो ऑन बोर्ड हो, शिप हो एंड शोर हो, तो एट नो कॉस्ट, उसके लिए हम लोगों से कोई चार्ज नहीं करना चाहिए, वो टाइटल 4 में मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट 2 है शिप ऑनर लायबिलिटी। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर काम के दौरान किसी कोई भी सिक हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है या किसी का डेथ हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 16 वीक ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस आफ्टर स्टार्ट ऑफ द सिकनेस। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उस डे से 16 वीक तक जो भी उसका वेजेस बनता है उसका पेमेंट जो है वो शिप ओनर्स की लायबिलिटी होती है। अब 3 पॉइंट मेंशन करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो इसमें मेंशन है कि जो भी सेफ एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए बोथ ड्यूरिंग वर्किंग एंड रेस्टिंग आवर, मतलब जहाँ पे भी हम लोग काम करें या जहाँ पे भी हम लोग का एकोमोडेशन हो, जहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं, तो वो सारे प्लेसेस सेफ होने चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एक्सेस टू द शोर बेस्ड वेलफेयर फैसिलिटीज़। तो जब भी हम लोग किसी पोर्ट पे जाते हैं तो ये पोर्ट स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो प्रोवाइड कर सकें हम लोगों को वेलफेयर हो, कल्चर हो, रिक्रिएशनल हो एंड इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड सर्विसेज हो। द एक्सेस टू दिस फैसिलिटी शुड बी ओपन टू ऑल सी फेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस,
सेक्स, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। कवरेज शुड बी अवेलेबल टू द सीफेरर। तुम सोशल सिक्योरिटी से जो भी कवरेज है वो सबका भी बेनिफिट सीफेरर को मिलना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं टाइटल 5 के बारे में, जो कि है कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट। तो कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट में सिर्फ दो ही चीज़ें बात किया है, फ्लैग स्टेट और पोर्ट स्टेट। तो फ्लैग स्टेट का क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल, जो भी रूल्स है एमएलसी में लिख दिया गया कि 14 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकता है, उनके वेजेस मंथली जाए, तो इन सब का जो कंप्लायंस है, जो इन सारे रूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करवाता है? फ्लैग स्टेट करवाता है। नेक्स्ट है कंप्लेन प्रोसीजर। जो अगर कोई कंप्लेन प्रोसीजर है तो उसको फ्लैग स्टेट देखेगा। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ कैजुअलिटी, अगर कहीं किसी जहाज़ पे अगर कैजुअलिटी होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? फ्लैग स्टेट करेगा। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि किसी भी जहाज़ पे अगर किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे का अगर मर्डर कर दिया तो वो उस केस में उस बंदे पे जो केस चलेगा वो उसी कंट्री में चलेगा जिस कंट्री का फ्लैग जो है वेसल इज इंटाइटल्ड टू फ्लाई। अगर वो पनामा फ्लैग का वेसल है तो उस बंदे पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो पनामा एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है, जो पनामा फ्लैग स्टेट है उसी के कंट्री में हो सकता है। अगर वो ब्राज़ील का रहने वाला है तो उस पर ब्राज़ील में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा फ्लैग स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरीटाइम कंप्लायंस, और फ्लैग स्टेट एक सर्टिफिकेट देता है कि ये जो है मेरीटाइम कंप्लायंस, मतलब जो भी मेरीटाइम रिलेटेड कंप्लायंस है उसको ये जहाज़ कंप्लाई कर रहा है। अब आता है पोर्ट स्टेट के बारे में कि इंस्पेक्शन इन पोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेरीटाइम कंप्लायंस। तो जब भी हम लोग पोर्ट में आते हैं तो जो भी पोर्ट स्टेट कंट्रोलर आता है पीएससी इंस्पेक्शन के लिए, तो वो सबसे पहले हम लोगों से सर्टिफिकेट ऑफ मेरीटाइम कंप्लायंस मांगते हैं और वो उसका इंस्पेक्शन करते हैं। और अगर ऐसे जहाज़ जो कि एमएलसी को फॉलो नहीं करते हैं तो उन केस में उनका डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया जाता है। और अगर वो नहीं, उनके पास एमएलसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो कन्वेंशन इज इनडायरेक्टली वैलिड फॉर शिप्स ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज। मतलब यही बोलता है कि अगर कोई कंट्रीज है जो कि एमएलसी का मेंबर नहीं है, उस केस में भी अगर वो पोर्ट स्टेट पे जाता है तो वो पोर्ट स्टेट कंट्रोलर जो है उस जहाज़ का चेक करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एमएलसी। वो इनडायरेक्टली भी एमएलसी अप्लाइज होता है उन सारे स्टेट्स को जो कि मेंबर नहीं है एमएलसी के। सो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया 5 टाइटल्स ऑफ एमएलसी के बारे में, और एमएलसी का भी इन फोर्स आया 20 अगस्त 2013, 20 अगस्त 1913 को, सॉरी 20 अगस्त 2013 को एंट्री इन फोर्स है एमएलसी। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 9 अक्टूबर 2015, 9 अक्टूबर 2015 को रेटिफाइड किया था एमएलसी को।